हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है जेट पेपर 2 इतिहास के इस क्लास में। और आज हम लोग इतिहास में मिडाबल इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जी आप पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल से जुड़ा हुआ ये हमारा पहला क्लास होगा। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। जेपीएससी जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, क्लासेस भी चाहिए और एमसीक्यू भी चाहिए तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है अपने एप्लीकेशन का। वहां से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करके आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू हर चीज प्राप्त कर सकते हैं और जेट में अपना सफलता 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिल्कुल जेट सिलेबस के अनुसार पीवाईक्यू जो कि आपके एग्जाम में आएगा उसी पर आधारित ये क्लासेस रहता है हमारा। बिल्कुल एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो क्लास 1 में हम लोग एंट्री करते हैं और क्लास 1 हमारा जो एंट्री का स्टाइल होगा, यहाँ पर हम आपको जेट के लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको जेआरएफ के लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि खुद में हिस्ट्री से जेआरएफ हो तो आपको भी हम जेआरएफ के लेवल का पढ़ाएंगे। जेट ऐसे चुटकियों में निकलेगा, है ना। सभी क्लासेस अगर कर लेते हैं तो जेट चुटकियों में आपका निकल जाएगा साथियों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्लास हमारा पहला क्लास जो है, पहला क्लास जहां पे हम लोग थोड़ा मुगल डायनेस्टी का बैकग्राउंड देखेंगे, क्यों यहां पे वो पनपा, एक प्रकार से वो देखेंगे। दूसरा हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि मुगल 1 मिनट, या कॉल आ रहा है इसको, हाँ ठीक है। चलिए आज हम लोग पहले मुगल काल के बारे में थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे चलेंगे। तो बाबर, मुगल वंश का जो संस्थापक थे कौन थे? बाबर। तो बाबर का अपना जन्म स्थान कहां था, वो कहां से आए थे? तो वो आए थे कहां से? फरगाना से। फरगाना उनका जो जन्म स्थान था फरगाना था। और ये फरगाना कहां है? वर्तमान उज्बेकिस्तान। वर्तमान उज्बेकिस्तान में है फरगाना। वहीं पर समरकंद में इसके पूर्वज शासन करते थे, ठीक है। इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा। उसकी मृत्यु के बाद कहा जाता है ये 1194 ईस्वी में है ना, यह मात्र 11 वर्ष के थे, तभी इसे अपना फरगाना का गद्दी मिल गया। मात्र 11 वर्ष की आयु में, समझ सकते हैं 11 वर्ष का बच्चा आजकल बताइए टॉफी खाता है ना, इधर उधर घूमता है, माँ के साथ बैठकर प्यारी प्यारी बातें करता है, कार्टून देखता है ना। आजकल का बच्चा वही है। लेकिन उस समय वो शासक बन गया था बाबर 11 साल की उम्र में। लेकिन दुश्मनी वहां बहुत ज्यादा था। वहां ये उज्बेकिस्तान में उज्बेक होते हैं ना, उज्बेक से ये हार गए। और उस हार के बाद इसने रुक किया किधर? आज जो श्रीलंका में हमारा कह सकते हैं, सॉरी अफगानिस्तान में जो काबुल है ना, काबुल के क्षेत्र में इसने अपना रुक किया। काबुल को पहले जीता और काबुल को जीत लिया, मतलब वो किधर? अब भारत के करीब आने लगे। अब उसका ध्यान थोड़ा भारत पर भी गया। भारत की आंतरिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की थी कि उसको भारत की ओर आकर्षित किया गया उसके कारण, क्योंकि उसे लगा कि भारत उस समय क्या था, लोधी वंश, बिल्कुल कह सकते लोधी वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका था और बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश यहाँ पर और क्षेत्रीय राज्य उग चुके थे, उनकी सत्ता स्टार्ट हो चुकी थी। अगर हम मेवाड़ को देखें तो वहां राजपूताना का क्षेत्र स्वतंत्र हो गया था। इसी प्रकार बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, आपका मालवा स्वतंत्र हो गया था, गुजरात स्वतंत्र हो गया था। भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता की कमी थी। और इसके साथ ही साथ आपको पता है इसको बाबर को यहाँ आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था कुछ लोगों ने। आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। यानी भारत की जो आंतरिक राजनीतिक स्थिति थी और यहां जिस प्रकार लोगों में आपसी ईर्ष्या थी, इसने बाबर को भारत की ओर कुछ करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वहां पे वो टिक नहीं पा रहे थे। इसने
काबुल से पहले इसने समरकंद को जीता, जो कि इसके पूर्वजों की राजधानी थी। तैमूर के समय इनके ये तैमूर के वंशज थे, तो तैमूर के समय समरकंद जो कि इसकी राजधानी हुआ करते थे, समरकंद को भी इसने जीता, लेकिन जल्दी फिर उसको हार गए। यानी इसको लगा कि अगर अपने आप को स्टेब्लिश करना तो फिर जगह हमको बढ़ाना होगा, एरिया बढ़ाना होगा, हमको दूसरे साइड बढ़ाएंगे। इसने भारत की ओर रुख किया, और भारत की ओर रुख किया। भारत की परिस्थितियां भी इस ओर इसको सूट करती थी। अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। समरकंद को जीतने में असफल रहने के बाद, यानी यहां पर जो तैमूर की राजधानी थी, इसको ये जीतने में असफल रहे। एक बार इसने जीता, लेकिन बहुत जल्द इसके हाथ से निकल गया। तब इसको समझ में आ गया कि हमको एरिया कहीं और बढ़ाना होगा, ठीक है। तब ये कहीं और कहां निकलेंगे, तो कहीं और मतलब और भारत के आंतरिक क्षेत्र में। और इस प्रकार इसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इसके आक्रमणों को देखेंगे तो यहां पर इसने 5 आक्रमण किए। भारत पर किसने आक्रमण किए? इसने 5 आक्रमण किए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, ये जो अंतिम अभियान था इसका, पानीपत युद्ध जिसको हम जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को। तो ये बाबर यहां पर सफल हुआ इंडिया में जीतने में और मुगल साम्राज्य की स्थापना में। लेकिन इसके पहले भी इसने इतने सारे अभियान कर रखे थे, ठीक है। यानी पानीपत उसका पहला अभियान नहीं था, सफलता उसे वहां मिली, ठीक है। मान लीजिए कोई यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, अभी हाल पे निकला, कोई देखेंगे आप आईएएस बन गया, ठीक है, आईएएस बन गया, आप कह रहे हैं कि वो आईएएस बन गया, लेकिन ये उसकी पहला प्रयास नहीं था, वो 3 बार फेल हो चुका था। 4th अटेम्प्ट में कोई बना, कोई 5th अटेम्प्ट में बना, लेकिन आईएएस बना, उसने लक्ष्य अपना जारी रखा। उसी प्रकार बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले और पानीपत के युद्ध में जीतने से पहले 4 आक्रमण किया था। कब कब? 1519 में बाजोर और भेरा पर आक्रमण किया, ठीक है। पहली बार इसी युद्ध में बाबर ने बारूद, आपका गन पाउडर का प्रयोग किया। तो बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया, तो यह भी पूछा जाता है। तो 1519 के बाजोर और भेरा के युद्ध में बाबर का पहला आक्रमण कौन सा था? बाजोर और भेरा का आक्रमण 1519। इसी प्रकार दूसरा जो आक्रमण किया वो किया 1519 में पेशावर, ये इसका दूसरा अटैक था। 1520 में इसने अटैक किया, 1520 में सियालकोट और सैयदपुर, ये इसका तीसरा अभियान था। 1524 में इसने कहां पर अटैक किया? लाहौर पर। और जब लाहौर पर अटैक किया, इसी समय भारत के 2 गद्दार, इब्राहिम लोदी के कह सकते हैं विरोधी, जिसका नाम था, आप देख लीजिए क्या था, याद रखिएगा, दौलत खान लोदी, और दूसरा था आलम खान लोदी। इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। अपने लालच में इसको लगा कि बाबर जिस प्रकार मोहम्मद गजनवी लूट कर चला गया था, ये भी लूट कर वापस चला जाएगा और फिर हम लोग यहां मजा करेंगे, इब्राहिम लोदी को सबक सिखाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया बेटा, यहां पे ये रुक गया, है ना, ये इसको यहां पसंद आ गया। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर रुक गया। बाद में इन दोनों को भी ठिकाने लगाया, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी को भी, ठीक है। तो यहां पर यह सिस्टम था। तो यहां पर जितना भी हमने अंडरलाइन कर दिया है, सर्कल किया, हर एक से क्वेश्चन बनेगा। बाबर का पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण, चौथा आक्रमण, 5वां आक्रमण। 5वां और अंतिम आक्रमण था पानीपत का युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, हरियाणा के पानीपत में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा इससे पीछे फिर चलते हैं। ये जो आपका पानीपत का युद्ध था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर अब बाबर क्या हो गया? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। बाबर क्या बन गया? मुगल वंश का संस्थापक बन गया। किस प्रकार? क्योंकि 5वां जो युद्ध किया उसने, वो कौन सा युद्ध किया? पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किया, ठीक है। और इसी से बाबर क्या बन गया? मुगल वंश का संस्थापक। आज मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बारे में जानेंगे, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 रहा। यानी देखा जाए तो यह मात्र 5 साल तक ही सत्ता पर रहे। यह अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। यानी इसके खून में 2 महत्वपूर्ण खानदान, जो महत्वपूर्ण कह सकते सियासती खानदान का मिक्स खून था, है ना। इसलिए बचपन से ही यह एक प्रकार राजवंश जो इनका था, राज सत्ता का भोग, ये इनके पूर्वजों से ही चला रहा था। तो अगर पूछा जाए तैमूर की ओर से कितने नंबर का था, तो 5वां नंबर का।
ये तैमूर का 5वां वंशज है ना, 5th जनरेशन था। और चंगेज खां के तरफ से देखिएगा ये 14th जनरेशन का था, 14th जनरेशन का, 14वां, ठीक है, और ये 5वां जनरेशन का था। यानी दोनों का मिक्सअप था, मां चंगेज खां की तरफ से थी और पिता तैमूर की तरफ से। पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। और इसने 5वां बार अटैक किया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और इसमें जीत मिली। इसमें आमंत्रित किसने किया था? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने, हमने पहले बता दिया। यानी मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला यह निर्णायक युद्ध था, ठीक है। बाबर बनाम इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ। रणनीति इसने बाबर ने जबरदस्त बनाई थी, जिसको कहते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति, और दूसरा था तोप खाने का प्रयोग। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बाबर के पास सेना तो कम था, अब बाबर के पास सेना क्या था? कम था, लेकिन इसने यह तुलुगमा युद्ध नीति के माध्यम से इब्राहिम लोधी को हरा दिया। लाखों की सेना को 1000 की संख्या वाले सेना ने हरा दी। इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए यहां पर अगर बाबर का सेना है, यहां पर इब्राहिम लोधी का, मान लीजिए इसको हम इब्राहिम लोधी मानते हैं, ये बाबर मानते हैं, इसके पास सेना कम है, ठीक है, सेना कम है, लेकिन ये क्या किया ना, यहां पर जो सामने अटैक करने की जो सेना भेजा, कम सेना को भेजा, ठीक है। और इब्राहिम लोधी ने क्या किया? एक बार में लाखों की संख्या में सेना भेज दी, ठीक है, एक बार में लाखों की संख्या में इसने सेना भेज दी, ठीक है, जितना सेना था सबको भेज दिया। इसने क्या किया? इसको पार्ट में भेजा, ठीक है, इसने थोड़ा सा सेना भेजा और थोड़ा को क्या रखा? छुपा के रखा, ठीक है। और इसको, और जब ये लोग जाने लगे, ये लोग पीछे बैक होने लगे, डर के नहीं, एक प्रकार इसी युद्ध का हिस्सा है तुलुगमा का, कि वो पीछे धकेलते जाएगा और उसको अपने इलाके में ले जाएगा। और जब ये लोग इस पे अटैक करेंगे उसके इलाके में जाकर, तब ये लोग पीछे से अटैक करेंगे ना, ये लोग पीछे से आके अटैक कर देंगे। ये है तुलुगमा युद्ध पद्धति, ठीक है। दुश्मन को अपने झांसे में लेना, फिर अचानक से उस पर अटैक कर देना। तो इसी तुलुगमा युद्ध पद्धति के माध्यम से बाबर ने यह युद्ध जीता, ठीक है। इसके अलावा तोपखाने का भी प्रयोग किया, और इसके प्रमुख तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा। इसी ने तोपखाने को संभाला, तोपखाना का मोर्चा संभाला, और इस युद्ध में बाबर को जीत मिली, यानी इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और दिल्ली सल्तनत का इस प्रकार खात्मा हो गया, और भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी। ये इसका रहा। अब यहां पर आने के बाद भी शांति से तो रह नहीं सकते हैं, आप किसी दूसरे देश में आए हैं, यहां पर तो आपके विरोधी होंगे ही, है ना। तो यहां नहीं कि शांति इसके जीवन में कभी नहीं रहा। ये 5 साल रहे तो 5 साल ये युद्ध ही करते रहे, हर एक साल इसने बड़ा बड़ा युद्ध लड़ा है। अब उसको देखते हैं भारत में जब इसका सत्ता स्थापित हो गया, तब इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, यहां से प्रश्न आते हैं। अब इसने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया और महत्वपूर्ण युद्ध जीते, जो कि इसके लिए खतरा बन सकता था, ठीक है। यानी मात्र पानीपत की जीत पर्याप्त नहीं थी, बाबर को अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से भी लड़ना पड़ा। कौन कौन सा युद्ध किससे लड़ा? ये खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। तीनों आप युद्ध को देख लीजिए। सबसे पहले खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा, जिसे हमने कहा ना पहले मेवाड़ स्वतंत्र था, तो मेवाड़ ने अब भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो अब इसने मेवाड़ के साथ युद्ध लड़ लिया, खानवा का युद्ध। मेवाड़ के साथ कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध। खानवा का उसमें शासक कौन था? राणा संगा। और इस युद्ध में राणा संगा जो कि वीर योद्धा था, उसको पता था कि हम आसानी से जीत नहीं पाएंगे, तो बाबर ने यहाँ पर धर्म का सहारा लिया, ठीक है, धर्म का सहारा लिया और इसे जिहाद का घोषित कर दिया। अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए क्या कहा कि हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। जिहाद किसको कहते हैं? धार्मिक युद्ध। जिहाद किसको कहते हैं? धार्मिक युद्ध को जिहाद कहते हैं। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और खुद को गाजी की उपाधि धारण की। ये प्रश्न आता है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। किसके खिलाफ? राणा संगा के खिलाफ। 1527 में बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि ली? तो खानवा का युद्ध 1527 में। इसी प्रकार चंदेरी का युद्ध लड़ा इसने 1528 में मैदिनी राय के खिलाफ। चंदेरी का युद्ध में भी जीते, जो कि मालवा के शासक थे, और इस क्षेत्र पर इसने नियंत्रण बना लिया, ठीक है। लगातार युद्ध जीत रहे हैं। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी, जो कि अफगान का था, बंगाल क्षेत्र के शासक थे, उसको हराया घाघरा के युद्ध में। और ये युद्ध बंगाल में जब लड़ा गया, तो यानी जल और थल, बंगाल आप जान रहे हैं समुद्र के किनारे है, तो यानी यह युद्ध जल
और थल यानी जल और जमीन दोनों से युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। इन सभी युद्धों को जीतने के बाद भारत में बाबर ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। लेकिन बाबर का सिर्फ योगदान राजनीतिक रूप से युद्ध जीतना ही नहीं है, बल्कि कुछ इसके द्वारा किए गए कार्य है, कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, बाबर ने अपने जीवन काल में जब उसने काबुल को जीता है ना, जब उसने काबुल को जीता था तो उस समय बाबर ने अपनी एक स्पेशल उपाधि ली थी काबुल को जीतने के बाद। ठीक है, काबुल कब जीता था? 1507 में। 1507 में जब काबुल को जीता तो उसने एक उपाधि ली है ना, कौन सी उपाधि ली? पादशाही। बाबर ने पुरानी उपाधि सुल्तान को त्याग दिया और पादशाह की उपाधि धारण की, जो कि शासक की संप्रभुता का प्रतीक था। यानी बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? पादशाह। पहले क्या था? सुल्तान था। सुल्तान की जगह इसने पादशाह की उपाधि ली। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग था कि हम संप्रभु संपन्न हैं, हम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि बाबर अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, तुजुक बाबरी से प्रश्न आता है। तुजुक बाबरी क्या है? बाबर की आत्मकथा, जिसे बाबर ने खुद ही लिखी है। ठीक है, किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। आपसे पूछा जाएगा तुजुक बाबरी किसकी पुस्तक है? तो बाबर की पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबर खुद है, उसकी आत्मकथा है। किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में। और ज्यादा यह प्रसिद्ध है बाबरनामा के नाम से। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या हो गया? बाबरनामा। जब इसको फारसी में अनुवाद किया गया तो बाबरनामा। यहाँ दो चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तुजुक बाबरी की भाषा क्या है, तो बोलेगा तुर्की। तुजुक बाबरी की भाषा क्या है? तुर्की। अगर आपसे पूछा जाएगा बाबरनामा की भाषा क्या है, तो फारसी। समझ रहे हैं? जो इसका मूल पुस्तक था, नाम था तुजुक बाबरी। बाबर ने लिखा था तुर्की में, बाद में इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, किसमें? बाबरनामा के नाम से। और यहां बाबरनामा फारसी की पुस्तक है। ठीक है, यानी जिस भाषा में लिखा जाता उसका नाम बदल दिया जाता था। धार्मिक नीति को अगर बाबर का हम लोग देखेंगे तो बाबर सेकुलर था। देखा जाए, उसने धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा। हालांकि आप देखेंगे खानवा के युद्ध में जिहाद करना ना दिया, लेकिन वह उसकी राजनीतिक चाल थी। ठीक है, राजनीतिक चाल थी। ठीक है, मजहब को राजनीति से जोड़ा नहीं, बल्कि युद्ध जीतने के लिए, बस सैनिकों में जोश भरने के लिए इस्तेमाल भर किया। बाद में उसकी कभी कोई ऐसी नीति नहीं रही जिसमें लगे कि वह हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित कर रहा है या बहुत ज्यादा जिहादी हो गया है। इसके अलावा इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि में इसका बाबरनामा से जुड़ा हुआ एक एक चीज को आपको याद रखना चाहिए। तुजुक बाबरी, बाबरनामा, यहां से प्रश्न आता है स्पेशल, इसलिए हमने इसको अलग से आपके लिए कर दिया है। तुजुक बाबरी, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बाबरनामा। यह किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो तुर्की भाषा में। तुर्की में भी कौन सी तुर्की? तो चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद किया किसने? पायंदा खान और बाद में अब्दुल रहीम खाना ने। अब्दुल रहीम खाना ने इसका अनुवाद किया फारसी में। ठीक है, तो क्लियर है? बाबर की पुस्तक तुजुक बाबरी का अनुवाद बाबरनामा नाम से किसने किया? बाबरनामा नाम से किसने किया? तो दो लोगों ने, पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाना। किसके काल में? तो अकबर के काल में। किस भाषा में किया? फारसी में। इसी प्रकार तुजुक बाबरी का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है। इंग्लिश में श्रीमती वेबरिज ने इसको अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। तो बाबरनामा या तुजुक बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? श्रीमती वेबरिज ने। इस पुस्तक में क्या है भाई, है ना, ये भी प्रश्न आता है, आखिर बाबरनामा में क्या लिखा है? तो बाबरनामा में मूल रूप से भारत के 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन है, जिसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी और 2 हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का यहां पर उल्लेख है। तो भारत के बारे में लिखा है बाबर ने तुजुक बाबरी में। क्या क्या लिखा है? 5 मुस्लिम राजवंशों के बारे में और 2 हिंदू राजवंशों के बारे में। कौन कौन से 5 मुस्लिम राजवंश है? बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, और हिंदू है विजयनगर और मेवाड़। इसके अलावा इसने कहा है इसी में कि विजयनगर के कृष्णदेवराय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा। इसने 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है, विजयनगर और मेवाड़। इसमें से इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कहा है।
अगर इसकी काव्य शैली को देखेंगे, जो इसने काव्य शैली का आविष्कार किया जिसका नाम है मूबियान, पूछा जाएगा मूबियान काव्य शैली किसकी रचना है, इस प्रकार की कविताएं कौन लिखते थे, तो बाबर। इसको एक पद्य शैली पोएट्री स्टाइल का विकास किया। इसके अलावा इसने जो लिखी, मतलब इसका जो कह सकते हैं लेखन है, वो लेखन किस लिपि में है, जिसको कहते हैं रिसाल ए उसज या खत बाबरी, यह उसकी अपनी लिपि है बाबर की। तो बाबर की अपनी लिपि क्या हो गया, रिसाल ए उसज या खत बाबरी। ठीक है, तो क्लियर है, बाबर से जुड़ा हुआ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं जेपीएससी जैट में निश्चित सफलता और पेपर 2 में अगर आपका इतिहास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐप को जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि क्लासेस और पीडीएफ नोट्स की कहीं कोई दिक्कत ना हो। बहुत जल्द यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च करने वाले हैं। ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप तक क्या होगा, नोटिफिकेशन जाएगा। प्रैक्टिस सेट जैसे ही लॉन्च होगा आपको भी इसकी सूचना जाएगी और आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, बिल्कुल एग्जाम के पहले एग्जाम वाला माहौल में आप कर पाएंगे। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।